हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो, नया टॉपिक। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत के जो अध्ययन के स्रोत हैं वो, और उसमें दो जगह से बटा हुआ था स्रोत। जो पहला था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो हम पहला स्रोत देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, अभिलेख। और अभिलेख के ही इस कड़ी में ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने सबसे पहला पार्ट अभिलेख के संबंध में डाला था। अभिलेख किसे कहते हैं, कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं, उनकी परिभाषा, भाषा, ये सब था। और इसके बाद हमने ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले तीसरा बता दिया था, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने अभिलेख के बारे में जानकारी दी थी। आज हम प्रमुख अभिलेख देखेंगे, जितने भी प्रमुख अभिलेख हैं। और इससे अगला हमारा जो वीडियो होगी, क्लास होगी, वो अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर होगी। वो भी छोटी वीडियो होगी थोड़ी, क्योंकि हम उससे अलग फिर एक तथ्यपरक वन लाइनर के प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। उससे आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों। और एक वीडियो आएगी अशोक के शिलालेख पर। ठीक है, मतलब अशोक के जो अभिलेख है, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो अन्य अभिलेख हैं, क्योंकि वो इसमें नहीं शामिल किए हैं मैंने, वो अलग से ही एक पूरी वीडियो उन पर बनेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख अभिलेख। ठीक है, इससे पहले मैंने जान लिया था कि अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज है हमारा प्रमुख अभिलेख। हम 8-10 प्रमुख जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभिलेख का पता ही है कि किसी पत्थर या कठोर धातु पर लिखा हुआ या उत्कीर्ण किया हुआ लेख ही अभिलेख कहलाता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया कितने प्रकार का अभिलेख होते हैं, उनकी भाषा, कैसे अभिलेख लिखे जाते हैं, ये भी हमने बताया था। भारत का कौन सा अभिलेख है पहला, और विश्व का पहला अभिलेख कौन सा है। ठीक है, मतलब हमने इसमें अभिलेख का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, ये सब बता दी थी। काफ़ी लंबी वीडियो थी वो, 2 घंटे की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख अभिलेख। और हमारा जो पहला अभिलेख है वो बोगजकोई अभिलेख है। ठीक है बच्चों, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहला अभिलेख है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, बोगजकोई अभिलेख के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त। ठीक है, कहाँ से, एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त। आज के समय में तुर्की है, तुर्की से प्राप्त कब हुआ प्राप्त, 1400 ईस्वी। ये गलत हो गया है यहाँ पर, ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का अभिलेख, जिसे 1907 ईस्वी में विकलर महोदय द्वारा खोजा गया। ठीक है, मतलब ये जो बोगजकोई अभिलेख है ये कहाँ है, अभी तुर्की में। ठीक है, एशिया माइनर। ठीक है, और ये कब का है, 1400 ईसा पूर्व का। ठीक है, अभिलेख है। और इसकी जो मतलब कि खोज की गई है वो 1907 में इसकी खोज हुई है। विकलर महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसकी किलक लिपि है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ये कि कहाँ पे है ये। ठीक है, एक इसकी ये कब, किस समय का है, 1400 ईसा पूर्व का। ठीक है, एक इसकी खोज कब हुई, 1907 में, और किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है। और लिपि कौन सी है, ये भी कीलक लिपि, और भाषा संस्कृत। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बोगजकोई अभिलेख के। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। और इसमें 4 वैदिक देवता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 वैदिक देवता कौन कौन से, इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, और नास्ते है। ठीक है, नास्ते मतलब अश्विनी कुमार। ठीक है, हेम भाई। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किनका उल्लेख मिलता है, 4 वैदिक देवताओं का। ठीक है, वैदिक मतलब जो वेदों में जिनका जिक्र है। ठीक है, 4
देवता। अब देवता बताई थी इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, ठीक है। इनका उल्लेख मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे। बोगज गई में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है, किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, उनका नाम पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें तो 3 दे देगा, एक गलत दे देगा, तो पूछेगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चारों के नाम, ठीक है। अच्छा, इस अभिलेख के आधार पर ही विद्वानों ने मध्य एशिया से भारत में आर्यों के आगमन का मत प्रतिपादित किया है, ठीक है। अब विद्वानों ने क्या किया, ये जो अभिलेख है अभी इसमें यहाँ पर लिखा है संस्कृत भाषा में हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 4 वैदिक देवता भी हो गए, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों के आधार पर, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर क्या कर दिया विद्वानों ने, मध्य एशिया से भारत में आर्यों का आगमन का मत प्रतिपादित कर दिया कि मध्य एशिया से कौन आई, आर्य आए। कहाँ से आए, भारत में आए। क्यों आए, क्योंकि भाई यहाँ पर इसमें एशिया माइनर में, ठीक है, कौन थे, आर्य थे। और इनका प्रूफ, अब भाई बोगज कोई अभिलेख है, ठीक है, वहाँ से मिले। तो इसमें ये पूछ लेंगे कि वो कौन सा साक्ष्य है, वो कौन सा अभिलेख है जिसमें विद्वान ये कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए या एशिया माइनर से आए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। यद्यपि भारत के, ये 2 बार हो गया है, कोई नहीं। यद्यपि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा मोहरों पर अंकित लेख है, ठीक है। अब मतलब कि यद्यपि, जबकि मतलब भारत के सबसे प्राचीन लेख कौन से हैं, अभिलेख हड़प्पा मोहरों पर अंकित है, ठीक है। मतलब हड़प्पा की जो मोहरें थी उन पर छपे हुए हैं, आज भी होंगे क्योंकि रखे होंगे संग्रहालय में, ठीक है। परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका है, लिपि नहीं पढ़ी गई इनकी, ठीक है। अब समस्या है कि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सकता है मौर्य सम्राट कौन है, अशोक के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। अब क्योंकि सबसे प्राचीन कौन से हैं अभिलेख, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के, जो उस मोहरों पर अंकित है, ठीक है। लेकिन समस्या है कि वे पढ़े नहीं गए हैं, तो इसी हिसाब से जो पढ़े गए हैं सबसे प्राचीन किसके हो गए, सम्राट अशोक के, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, और अगला है हमारा हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है बच्चों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, हाथी गुफा लेख। और ये कहाँ से है, ये उड़ीसा में है, कलिंग, ठीक है, जहाँ कलिंग था, कलिंग राज्य, इस पर सम्राट अशोक ने आक्रमण करके जीत लिया था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें। तिथि 1म शताब्दी ईसा पूर्व, उदयगिरी पहाड़ी, उड़ीसा, कलिंग शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन है। मतलब इसमें किसका वर्णन है, जो कलिंग शासक है खारवेल का, और उसके शासन से संबंधित घटनाओं क्रमिक है। क्रमिक का मतलब 1 2 3 4 क्रम से वर्णन है, ठीक है। मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर, ठीक है, मतलब मौर्य वंश था, क्योंकि मौर्य वंश के टाइम पे था, ये पराजित किया था किसने, अशोक ने। अशोक कौन था, अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगे, ठीक है। तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ। कहाँ सी, उदयगिरी की पहाड़ी में, ठीक है, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, ठीक है, किसने, खारवेल ने, कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में, एक इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी भाषा में, ठीक है, एक है खारवेल ने करवाया था, ठीक है, एक उदयगिरी, कहाँ सी है, उदयगिरी में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अच्छा, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक क्या है, महत्व है, ठीक है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेती या चेतीय क्षत्रिय थे, ठीक है।
चेदी वंश में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महामेद वाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ था, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं महामेदी वाहन का जिक्र कहाँ है, तो महामेदी वाहन का जिक्र हाथी गुफा के अभिलेख में है, ठीक है। अच्छा, जिसने मौर्यों की निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, ठीक है। महामेदवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ, ठीक है। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। जिसका वृत्तांत हाथी गुफा शिलालेख में विशद के रूप में उल्लिखित है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अच्छा, एक ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, ठीक है। और अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है इस तरीके से, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और यह बात कहाँ लिखी हुई है? हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। ये इसका पता कहाँ तक लगा है? तो यहाँ तक लग रहा, ठीक है। और संभवतः उसके समय में कलिंग की बहुसंख्यक जनता भी वर्धमान महावीर के धर्म को अपना चुकी थी, ठीक है। कलिंग की बहुसंख्यक, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि पर्सन ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, कि उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नक्शे रुस्तम अभिलेख और बेस्तून अभिलेख, ठीक है बच्चों। अब इसमें ईरानी सम्राट दारा प्रथम से संबंधित लेख है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, दारा प्रथम से संबंधित लेख है। बेस्तून अभिलेख से पता चलता है कि गदर, गंधार तथा सतगु मतलब सप्त सिंधु के प्रदेशों को जीतने के बाद दारा प्रथम ने उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, ठीक है। किसे बनाया 20वां प्रांत? गदर और सतगु प्रदेशों को जीतने के बाद, ठीक है, दारा प्रथम ने, ठीक है, उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, ठीक है। 360 टैलेंट 10 लाख पाउंड स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में, कर ये अलग अलग है यहाँ, कर माना टैक्स के रूप में प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नक्शे रुस्तम से पता चलता है कि दारा प्रथम ने हिंदू सिंधु घाटी पर आधार मतलब कि इससे क्या था पता चला है? नक्शे रुस्तम अभिलेख से पता चला है कि दारा प्रथम ने हिंदुओं पर अधिकार किया, हिंदुओं पर, ठीक है, या हिंदू पर। हिंदू का मतलब क्या था उस टाइम? सिंधु घाटी, ठीक है। विद्वानों का मत है कि सम्राट अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा किससे मिली? ईरानी सम्राट दारा प्रथम से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब अशोक सम्राट ने जो अपने अभिलेख बनवाए, शिलालेख, गोपालेख जितने भी हैं अपने 3 तरह के लेख बनवाए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ईरानी शासक या सम्राट दारा प्रथम से, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक को अभिलेख बनवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली या किस देश के शासक से मिली, ठीक है। तो ईरानी शासक था सम्राट दारा प्रथम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्धन का अभिलेख है, ठीक है। मालवा नरेश यशोधर्मन है, यशोधर्मन का अभिलेख है, जिसे लेखक वासुल था, ठीक है। जिसके लेखक कौन थे? यहाँ पे भी गलती टाइप हो गया है, जिसके लेखक वासुल था, ठीक है। चलिए मतलब ये संबंध किसका था? मालवा के नरेश यशोधर्मन से, मंदसौर का, ठीक है। और लेखक कौन था उसका लिखने वाला मंदसौर अभिलेख को? वासुल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा इसमें आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और जानकारी लेंगे। इसमें उल्लेखित है कि ये डबल हो गया, जिस मिहिरकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सर नहीं झुकाया। किसने झुकाया सर? मिहिरकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने
मतलब इसने शिव जी का आगे ही सिर्फ सिर झुकाया, ठीक है, शिव का आगे, और किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। मतलब कि देख लो, मिहिर कुल ने किसी आगे सर नहीं झुकाया, सिर्फ शिव जी के अलावा। लेकिन यशोधर्मन ने क्या करा, अपने चरण वंदना करवाई। किससे? मिहिर कुल से, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, मंदसौर अभिलेख में ये बात लिखी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यशोधर्मन विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक शिलालेख है, ठीक है, जो प्राकृत पाली मिस्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। मतलब प्राकृत पाली मिश्रित संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इसका लेखन काल लगभग 532 ईस्वी माना गया है। यह लेख 2 फुट चौड़े तथा 1.5 फुट ऊंचे एवं 2.5 इंच मोटे पत्थर पर अंकित है, ठीक है। पत्थर पर मतलब अंकित है, मतलब छपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यह लेख ओम से प्रारंभ होता है, जिसके पश्चात शिव के मंगलाचरण है। इसके अंत में लिपिकार का नाम भी अंकित है। यह विभिन्न छंदों में है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, शुरुआत क्या हो रही, ओम से, ठीक है, और इसके पर बाद क्या हो रहा, शिव का मंगलाचरण है, ठीक है, और अंत में लिपिकार का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला अयोध्या अभिलेख। ये भी बहुत ही खास है, खास तो सभी है, मैन अभिलेख है। अगला है अयोध्या अभिलेख, इसके बारे में देखते हैं 2 लाइन। ये पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का लेख है, ठीक है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है, ठीक है। और इसमें यह भी वर्णन है कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एरन अभिलेख, ठीक है। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य इसी अभिलेख से मिले हैं, ठीक है, एरन अभिलेख से। और सप्ताह के जो दिन हो उनके नाम पहली बार उल्लेखित, ठीक है, इसी से ही हो, ठीक है, एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है, एरन अभिलेख से, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है, अगला देखते हैं। यह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गुप्त राजवंश का राजा था, ठीक है। इनका उल्लेख केवल एरन शिलालेख तथा मजुश्री मूलक नामक क्रियातंत्र ग्रंथ में मिलता है, ठीक है बच्चों। भानुगुप्त भारत पर राज्य करने वाले प्रसिद्ध गुप्त राजवंश के प्रारंभिक गुप्त सम्राटों में से एक था, ठीक है। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन के, ठीक है, एरन के अभिलेख में मिलता है। और ये अभिलेख से मिलता है इसका सती होने का, जिसमें किसी गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, ठीक है। अब देखो, जो भानुगुप्त था इसकी सेना में एक सेनापति था, उस सेनापति का क्या नाम था, गोपराज, ठीक है दोस्तों मेरे बच्चों। तो उसका गोपराज नाम था। अब वो उसकी मृत्यु हो जाती है सेनापति की, ठीक है, भानुगुप्त के जो सेनापति था उसकी क्या हो जा, मृत्यु हो जा। तो जो उसकी पत्नी है वो क्या हो, सती होने, वह सती हो, ठीक है, वह सती हो जाती है, तो उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। अब ये देख लेते हैं उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन, ठीक है। अब जूनागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत का पहला है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम 150 ईस्वी के जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के बहनोई और राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में। और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये जूनागढ़ कई व्यक्तियों ने बनवाए, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में,
ठीक है। अब क्योंकि जूनागढ़ में ही जूनागढ़ अभिलेख ये तो हो गया रुद्रदामन का प्रथम का, एक है शायद स्कंदगुप्त का भी है, ठीक है, उसने भी सुदर्शन झील का वो करा। अच्छा, इसी में ही रुद्रदामन है जो, इसमें क्या करा, इसी समय जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इसका भी उल्लेख इसमें है। और इसकी मरम्मत वगैरह पुनर्निर्माण किसने करवाया, सम्राट अशोक ने, इसका भी जिक्र इसी जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रुद्रदामन प्रथम के समय में इस झील की मरम्मत की गई थी, ठीक है। बाद में यह फिर से स्कंदगुप्त शासनकाल के दौरान कर्णदत्त द्वारा मरम्मत की गई, ठीक है। अब इसमें 4-5 आदमी ने इसकी मरम्मत की है भाई। इसका बनवाई किसने, बनवाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके बाद अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई, फिर रुद्रदामन ने करवाई, ठीक है। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कई आदमियों ने इसकी मरम्मत करवाई। ये इस तरह क्रम पूछ सकते हैं, ठीक है। यह शिलालेख भी विशिष्ट या मजबूत श्रम का सबसे पहला पूरा लेख साक्ष्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं महरौली शिलालेख या गरुड़ स्तंभ, ठीक है। महरौली, और ये कहाँ है, महरौली दिल्ली में, ठीक है। चलिए, महरौली स्तंभ को मूल रूप से ब्यास के पास एक पहाड़ी पर रखा गया था और दिल्ली के एक राजा द्वारा दिल्ली लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महरौली स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अभी वर्तमान में कहाँ है, कुतुब मीनार के पास स्थित है, जो उसका परिसर है कुतुब मीनार का, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के समय में। अच्छा, इसके निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय, मतलब आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा है, ठीक है, आज तक भी ऐसे ही खड़ी है, ठीक है। महरौली स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम था, ठीक है। अच्छा, किसके सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में ये बनवाया था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ठीक है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस है, समुद्रगुप्त से संबंधित है और हरिसेन ने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए, और प्रशस्ति मैंने बताया था कि किसी की प्रशंसा में ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन, यहाँ पैट पट से वाला हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है, की ना। चलिए, इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं को हराया, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया, ठीक है। अब ये प्रश्न भी बन जाएगा कभी कभी, वही 9 राजाओं की दिशा में हराया, उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा में कितने राजाओं को, 12 राजाओं को। टोटल कितने राजाओं को हराया, टोटल हराया भाई 21, ठीक है। अच्छा, यह एक अशोक स्तंभ है, ठीक है, जिसे अशोक ने 6 शताब्दी पहले बनवाया था, लेकिन इसके 4 अलग अलग शिलालेख हैं। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख, अशोक की पत्नी कौरवकी के धर्मार्थ कार्यों को दर्शाने वाली रानी का आदेश, ठीक है, हरिसेन द्वारा, ठीक है, हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित समुद्रगुप्त की विजय, मतलब समुद्रगुप्त की विजय के बारे में लिखा हुआ है इसमें भी, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस है। अच्छा, फारसी भाषा में जागीर के शिलालेख है, ठीक है। तो शिलालेख किसके हो गए, अशोक ने बनवाया है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त और फिर ये जहांगीर शिलालेख, ठीक है। और अकबर और बीरबल का भी इसमें जिक्र है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नासिक अभिलेख। और ये नासिक नाना घाट कहाँ था, नाना घाट भी महाराष्ट्र में, और ये नासिक भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस नासिक
शिलालेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख नासिक शिलालेख में किया गया है। ठीक है, किससे संबंधित है नासिक शिलालेख? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, जो सातवाहन वंश के शासक थे, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बालश्री ने की थी। ठीक है, अब ये महिला ने की थी रचना। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। अच्छा, अगर आगे देखते हैं इसी के बारे में। नासिक प्रशस्ति ने गौतमी पुत्र को अपरा, अनुपा, सौराष्ट्र, कुकुरा, अकरा और अवंतिका शासक बताया। शक राजा नहपाल को हराकर सातवाहनों के पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को समेट कर अपने वंश में प्रतिष्ठा बहाल की। ठीक है, अब इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है ऐहोल शिलालेख। ठीक है, ये पुलकेशन द्वितीय चालुक्य राजा के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखित है। ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर पुलकेशन द्वितीय की जीत का उल्लेख है। ठीक है, मतलब हर्षवर्धन जब दक्षिण में अपना शासन बढ़ाने के लिए चला तो किसने हराया? वो पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका वर्णन ही है इसमें ऐहोल शिलालेख में। लिखा किसने? जो उसका दरबारी कवि था पुलकेशन का रविकीर्ति। ठीक है, चालुक्य राजा था। यह संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ऐहोल के एक जैन मंदिर की दीवारों में वातापी के चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास एवं इस वंश के महान शासक पुलकेशन द्वितीय 610 से 643 ईस्वी की विभिन्न विजयों की सूची उत्कीर्ण की गई है। मतलब जितनी भी उसने विजय करी ना, वे सब की सब लिखी हुई है। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने। यह एक प्रशस्ति रूप है। ठीक है, मतलब यही प्रशस्ति बताता है किसी का उसकी बड़ाई करना। ठीक है, प्रशंसा करना, जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख मृतक के रूप में ऐसा कहा जाता है। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम गुज्जर जाति का उल्लेख इसमें मिला है ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, पर इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि लाटो, मालाओ और गुजरों को सामंत बना लिया, कलिंगों और कौशलों को भयभीत कर दिया, जिससे पता चलता है इसमें गुज्जर देश के लोगों को गुजरों, लाट देश के लोगों को लाटो और मालव देश के लोगों को मालवो कहा है। ठीक है, समझ लेंगे आप इसे क्या क्या है इसमें। ऐसे ही कलिंग और कौशल का वर्णन है। सबसे बड़ी बात तो लाट पर भी प्रतिहारों का राज था और गुर्जर क्षेत्र पर भी प्रतिहारों का राज था। लाट पर भी प्रतिहारों का अधिकार था। अभिलेख संस्कृत भाषा में 7वीं सदी में रविकीर्ति ने लिखा। इसमें पुलकेशन द्वितीय व हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें हर्ष पराजय हुआ। इसी अभिलेख में संस्कृत के महान कवि कालिदास का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में किसका मिला है? महान कवि कालिदास का, जो संस्कृत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, कालिदास की 7 रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, 7 अंक का नाटक है। और इसमें पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, और जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। ठीक है, इसका वर्णन है इसी अभिलेख में। ठीक है, क्योंकि वो हर्षवर्धन कहाँ जा रहा था? दक्षिण की ओर जा रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं नानाघाट अभिलेख। ठीक है, नानाघाट ये भी महाराष्ट्र में है। नासिक और नानाघाट शिलालेख प्रमुख स्रोत है जो सातवाहन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश। नासिक शिलालेख गौतमी बालसारी द्वारा बनाया गया था और नानाघाट शिलालेख नागनिका द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौशाम्बी अभिलेख। यह अभिलेख 2वीं शताब्दी का अभिलेख है।
इसलिए कि मैं राम की पूजा का प्रथम साक्षी मिलता है। मतलब इसमें राम की पूजा का क्या मिला है, साक्ष्य सबूत मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है रबा तक अभिलेख। ठीक है, रबा तक अभिलेख। अब इसमें चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल में स्थित कुषाण वंश के शासक कनिष्क का अभिलेख है। ठीक है, किसका अभिलेख है, कनिष्क का अभिलेख है। ठीक है, तो रबातक किससे संबंधित है, कुषाण वंश से और कनिष्क से। ठीक है, रबातक शिलालेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में सुर्ख कोतल के पास स्थित रबातक नामक पुरातन स्थल पर एक शिला पर बख्तकारी भाषा और यूनानी लिपि में कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के वंश के बारे में एक 23 पंक्तियों का लेख है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कितनी पंक्तियों का लेख है, 23 पंक्तियों का लेख है। ठीक है, किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था ये। और भाषा कौन सी, बख्तारी और यूनानी लिपि। ठीक है, बख्तारी भाषा और यूनानी लिपि। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह इतिहासकारों को सन 1993 में मिला था। इससे कनिष्क के पूर्वजों के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, कनिष्क के पूर्वजों के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें कनिष्क ने कहा कि वह एक नाना नामक देवी का वंशज है। ठीक है, और उसने अपने साम्राज्य में यूनानी भाषा को हटाकर आर्य भाषा चला दी। उसने इसमें अपने परदादा कुजुल कड़फिसेस, दादा सदासकन, पिता विम कड़फिसेस और स्वयं अपना जिक्र किया है। आप इन सब के बारे में देख लेंगे, बहुत सारों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, श्री कृष्णा और जय माता देवकी का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख है। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास है, यूपी में है। स्कंदगुप्त के समय बना था। ठीक है, याद रखना, स्कंदगुप्त के समय बना था। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त के बारे में ऐतिहासिक सूचना प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त 455 ईस्वी के आसपास गुप्त सिंहासन पर बैठे थे। इनके शासनकाल को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जिनमें पुष्यमित्रों और हुणों के आक्रमण भी शामिल थे। मतलब हुणों का आक्रमण भी इस अभिलेख में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हुणों का आक्रमण का जिक्र किसमें है। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए, हुणों का आक्रमण किसमें है, भीतरी स्तंभ लेख में। ठीक है, और ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की है, सोहगोरा का अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा ताम्र लेख एक ताम्रपट पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सोहगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सोहगोरा गोरखपुर से 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये राप्ती नदी है। ठीक है, इस ताम्रलेख की लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये भी रखना, गोरखपुर के पास है, यूपी में है, सोहगोरा नामक स्थान। ठीक है, राप्ती नदी है और ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और भाषा प्राकृत है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, भाषा प्राकृत है। और ये कैसा लेख है, ताम्र लेख है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब
नालंदापुरा लेख, ठीक है, नालंदापुरा लेख। जजमानी प्रथा का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख नालंदापुरा लेख है, ठीक है। अब कोई जजमानी प्रथा है का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है? नालंदापुरा लेख। अगला है प्रतापगढ़ अभिलेख, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है। चलिए, सिंचाई यंत्र का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख प्रतापगढ़ अभिलेख है, ठीक है। प्रतापगढ़ अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तत्कालीन समाज, कृषि और धर्म की जानकारी भी मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रमुख क्या थे? अभिलेख थे, ठीक है बच्चों। तो आज ये प्रमुख अभिलेख थे। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी अभिलेख से संबंधित प्रमुख तथ्य है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में होगी और थोड़ा कम समय में होगी। मतलब वो जो इफ़ेक्ट होंगे वो महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट है, वो आपको देखनी होगी बिल्कुल ज़रूर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक जो वीडियो लेकर आएंगे वन लाइनर की प्रश्नोत्तरी की लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एक पार्ट होगा अशोक के अभिलेखों का, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जब तक अगली वीडियो नहीं आई, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक है। धन्यवाद।